Welcome student, this is our lecture number 8. BSc 5th सेम यूनिट हमारी फर्स्ट चली हुई है, पेपर सेकंड क्वांटम। ठीक है, ये चला हुआ है फिलहाल, वैसे फोक भी चला हुआ है, फोक बंद हो चुका। आज हम जो पढ़ने वाले हैं भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये है हमारे पास आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। पहले कवि ने बताया क्या हमें इसके बारे में, टॉपिक था क्या, उसने हमें ये बताया, किसने, हेजनबर्ग की बात कर रहा हूं मैं, कि सपोज करो हमारे पास 3 डायरेक्शन है भाई। अब उसने ये कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द डायरेक्शन इन ए सेम डायरेक्शन। क्या इम्पॉसिबल था मेजर करना? मोमेंटम जो था हमारे पास उसकी वैल्यू, और दूसरी जो हम बात करें यदि पोजीशन और मोमेंटम सेम डायरेक्शन में मेजर करना एक साथ इम्पॉसिबल था। ये हमें बताया गया था कि यदि हम भाई ये एक्स की बात करें तो डेल एक्स यदि हम पोजीशन मान रहे हैं या अनसर्टेनिटी मान रहे हैं पोजीशन में, और पी एक्स हम क्या मान रहे हैं, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, तो उसने कहा था सर्टेन होने का मतलब ये है भाई हम श्योर है उस चीज को लेके, अनसर्टेन मतलब वहां पे हम श्योर नहीं है। कितनी, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, डेल का मतलब आप ऐसे भी समझते हो डिफरेंस से होता है, तो उसकी वैल्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, मेजरमेंट करते हैं हम तब लगातार। यदि हम बात करें पोजीशन और मोमेंटम की हम बात करें उस दौरान, तो इसने क्या बताया कि जो हमारे पास अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो इक्वल होगी, उन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो एच कट के इक्वल होगा। किस किस का भाई? अनसर्टेनिटी इन, ये भी डेल से आएगा, सॉरी हाँ लिख ही दिए ये बात, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, सिमिलरली निकालें यदि हम वाई एक्सिस के अलोंग तो ये भी एच कट के इक्वल, या जेड एक्सिस के अलोंग निकाले तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी किसके इक्वल होगी। ये हमें क्या बताता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड या डेल पी एक्स, पी वाई, पी जेड हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी है। पोजीशन, ये पोजीशन के लिए है और ये हमारे पास मोमेंटम के लिए। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं पहले एक बार। It states that it is impossible to measure simultaneously position and momentum in same direction। हम यहाँ पे कौन सी मान रहे शुरू में, x। ठीक है, क्या था भाई, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली
position and momentum in the same direction of a particle with unlimited accuracy. इसमें एक चीज और, with unlimited accuracy. ये था हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं भाई मोमेंटम और एक्सिस के अलोंग हम बात कर रहे हैं, और यदि मैं वैल्यू लेके चल रहा हूं मोमेंटम और पोजीशन की, लेट डेल एक्स बी द uncertainty in position and del px be the uncertainty in momentum, then del x dot del px इज इक्वल टू एच कट। ये हमने क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन हमने कंसिडर कर ली। ठीक है, यहाँ पे एच कट की वैल्यू भाई वही है। एच कट क्या है हमारे पास, एच अपॉन 2 पाई। एच हमारे पास वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, डेल वाई डॉट डेल पी वाई इज इक्वल टू एच कट डेल जेड डॉट डेल पी जेड इज इक्वल टू एच कट। ये भी हम इसके साथ साथ वैल्यू लिख सकते हैं तीनों। ये वैल्यू आगे भी हमारे पास इक्वेशन, इसको मैं क्या मान सकता हूँ, सेकंड, ये क्या है, थर्ड। ईच ऑफ द रिलेशन गिवन इन इक्वेशन फर्स्ट comma second and third gives the position, momentum, uncertainty। ठीक है, ये हमने इसके अंदर बता दिया है कि भाई हमारे पास यदि डेल एक्स पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, डेल पी एक्स मोमेंटम में है, तो ये किसके इक्वल होंगे, एच कट के। एच कट के हमारे पास एच अपॉन 2 पाई। एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻³ -34, जो भी है उसको चेक कर लेना, आगे यूज करेंगे तब हम बता ही देंगे कि कितनी वैल्यू होती। तो ये तो था भाई जो प्रिंसिपल था, हमारी स्टेटमेंट हमें दी गई थी वो ये बताई गई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। प्रूफ की यदि मैं बात करूं भाई इसके अंदर, तो इसका प्रूफ थोड़ा सिमिलर है। किसके सिमिलर है वो आप पता लगा लेना। लेट अस कंसीडर टू वेव ऑफ same amplitude and slightly
डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आया कुछ ध्यान किए हमने किस में किया था? अभी भी नहीं आया? नहीं आया होगा ना, कोई बात नहीं। इफ psi1 and psi2 are the displacement of two wave and omega 1 and omega 2 are the angular frequency of the टू वेव। तो psi1 की वैल्यू क्या होगी भाई हमारे पास? a cos ओमेगा 1 t माइनस k1 x। psi2 की वैल्यू क्या होगी? a cos ओमेगा 2 t माइनस k2 x। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव। तो psi इज इक्वल टू psi1 प्लस psi2। psi की वैल्यू लिखेंगे भाई हम, तो a cos ओमेगा 1 t माइनस k1 x प्लस, या फिर एक काम करते भाई, इसको हम हटाए देते। क्या होगी वैल्यू? a cos ओमेगा 1 t माइनस k1 x प्लस a cos ओमेगा 2 t माइनस k2 x। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से यदि इसको सोल्व करें तो a कॉमन कोस ओमेगा 1 t माइनस k1 x प्लस कोस ओमेगा 2 t माइनस k2 x। इसका फॉर्मूला यदि हम लिखें तो 2a कोस ओमेगा 1 t माइनस k1 x प्लस ओमेगा 2 t माइनस k2 x अपॉन 2 और इनटू में कोस ओमेगा 1 t माइनस k1 x माइनस ओमेगा 2 t माइनस प्लस हो जाएगा k2 x। ये भाई पहले यूज़ कर चुके हैं हम, इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली करवा रहा हूँ इसको, वरना टॉपिक वैसे भी लेंथी हो जाएगा। अपॉन 2 2a कोस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 t माइनस k1 प्लस k2 x, अलग अलग भी लिख सकते हैं, इंटू कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 t माइनस k1 माइनस k2 x। ठीक है, और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन
2 को हम क्या लिख लेते हैं, ओमेगा। ऐसे ही K1 प्लस K2 अपॉन 2 को क्या लिख दिया हमने, K। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को क्या लिख दिया, डेल ओमेगा। और क्या हमारे पास K1 माइनस K2 को हमने क्या लिख दिया, डेल के। ये भाई पीछे यूज किया हमने, किसके अंदर यूज किया है, शायद ग्रुप वेलोसिटी के अंदर हमने इसका रिजल्ट फाइंड आउट किया था, वहीं से लेके आए। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो इस तरीके से हमने। अब ये रिजल्ट किसके लिए है भाई हमारे पास, ये है इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव व्हेन द रिजल्टेंट वेव इज प्लॉटेड। हेजनबर्ग फाइंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू वेव नोड्स। अब आते हैं नोड्स और एंटी नोड्स। मैं आपको बताऊं तो यदि हमारे पास इस तरीके से कोई भी एक वेव बनी हुई, एक उसके अपोजिट दूसरी ऐसे चली हुई, तो ये जो पोजीशन होती है ये होती है नोड्स की, और ये क्या है हमारे पास, एंटी नोड। मतलब मिनिमम नोड, मैक्सिमम एंटी नोड। ठीक है, ये दो पोजीशन होती है हमारे पास। अब यहां से दिक्कत आई कहां पे, कर सकते हो पहले तो ये बताओ, यहां तक हो जाएगा। तो यदि मैं इसको रब कर देते हैं, चलो this is the equation of resultant wave। एक तो ये लिखेंगे भाई, किसकी इक्वेशन हमारे पास, रिजल्टेंट वेव की है। अब when the equation is plotted अब जब ये इक्वेशन हमने प्लॉट की तो मैंने आपको अभी बताया जैसे नोड और एंटी नोड के बारे में। तो हेजनबर्ग ने क्या फाइंड आउट किया कि जो दो नोड के बीच की जो मेजरमेंट थी ना, उनको फाइंड आउट किया इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। मतलब फाउंड दैट, उसके आगे यदि हम लिखें तो क्या आएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज द मेजरमेंट इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। भाई ये है हमारे पास एक नोड, तो ये आ गई, दूसरी ये आगे हमारे पास, ये किसके इक्वल है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। फाउंड दैट डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, ये होगी दोनों नोड्स हमारे पास, ये किसके इक्वल होगी भाई, is the measurement in the position of particle, is the measurement in the position of particle। ये था, ठीक है, ये बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। अब जो वैल्यू है हमारी भाई, ये जो वैल्यू आई है, इसको यदि हम पुट करें तो क्या इक्वेशन आएगी हमारे पास, 2a cos ओमेगा t माइनस kx और इंटू में cos डेल ओमेगा बाई 2t माइनस डेल k बाई 2x। ये इक्वेशन आ गई भाई दोनों के लिए। अब यदि हम बात करें पहले, अब इस वाले का कोई भी रोल नहीं होगा, ये जो इक्वेशन हमारे पास इसका कोई भी रोल नहीं है। नोड कब बनेगा, node is formed when
कोस ओमेगा डेल ओमेगा बाई 2t माइनस डेल के एक्स इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। ये भी वैल्यू हो हमारे पास, और ये भी किस में होनी चाहिए, उधर कोस है तो ये वैल्यू भी हम किस में लेके चलेंगे, कोस 2n+1 पाई बाई 2। तब हमारे पास नोड है वो फॉर्म होंगे। ये वाली पोजीशन जो है ये हमारे पास इन पे आएगी जब कोस की वैल्यू इस तरीके से हो। वहाँ पे n क्या हो सकता है भाई हमारे पास 0 1 2 n तक कोई भी ले सकते हैं हम। तब हमारे पास क्या होगा, नोड फॉर्म होगा। यदि दोनों को कंपेयर करते हम, इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या आएगा भाई, डेल ओमेगा बाई 2t माइनस डेल के अपॉन 2x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। किसके इक्वल होगा ये, पाई बाई 2 के इक्वल। सेम वही n की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास 0 1 2 एंड सो ऑन, ये वैल्यू है हमारे पास। अब यदि हम x1 और x2 लेके चल रहे हैं, क्या, पोजीशन ऑफ टू नोड्स, इफ x1 and x2 are the position of two nodes, then यदि उससे हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो किसके इक्वल होगी भाई, x1 और x2 की वैल्यू पुट कर दो इधर, डेल ओमेगा 2t माइनस x1 इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 और डेल ओमेगा 2t माइनस डेल के बाई 2 x2 इज इक्वल टू 2n+1 3 पाई बाई 2। ये वैल्यू आई है भाई हमारे पास, सॉरी इधर आएगा भाई 3, इधर पाई। ये है x1 के लिए यहाँ पे 1 आएगा, x2 के लिए यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, ध्यान रखना ये बात। अब यदि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या होगा भाई, डेल ओमेगा 2t माइनस डेल के बाई 2 x2 डेल ओमेगा 2t माइनस प्लस हो जाएगा डेल के बाई 2 x1 इज इक्वल टू 2n+3 माइनस 2n माइनस 1 पाई बाई 2। ये दोनों इक्वेशन थी, इस वाली में से हमने भाई इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब यदि यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये दोनों तो भाई कैंसिल हो गए, डेल के बाई 2 कॉमन ले लिया मैंने इन दोनों में से, x1 माइनस x2 आ गया इज इक्वल टू 2n भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 माइनस 1 2 इंटू पाई बाई 2, ये कैंसिल मीन्स डेल के बाई 2 x1 माइनस x2 इज इक्वल टू पाई। ये वैल्यू आई है भाई हमारे पास जब हमने इसको सोल्व किया। अब x1 माइनस x2, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन डेल के, और इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल x 2 पाई अपॉन डेल के, 2 इधर आके ऊपर डेल के नीचे, डेल x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, ठीक है। और लेकिन हमें एक वैल्यू और पता है, क्या, बट
we also know that k is equal to 2 पाई बाई लैम्डा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं चेंज करके भाई, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी, किसके कारण, यूजिंग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो k की वैल्यू क्या आ गई भाई हमारे पास 2 पाई h, और p ऊपर चला जाएगा हमारे पास, इस तरीके से लिख सकते हैं ना भाई, p नीचे आएगा, या फिर लिख लो आप मंदबुद्धि वाले काम करोगे, h अपॉन p, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पाई h और p ऊपर, ये आ गई k की वैल्यू, लिख सकते हैं हम इस तरीके से। अब इसके अंदर क्या है भाई, डेल k की वैल्यू यदि मैं निकालूं तो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 पाई h p के इक्वल हो जाएगी, लिख सकते हैं इस तरीके से, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हम वैल्यू को पुट कर दो इसके अंदर, ये हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं, फर्स्ट मान ली मैंने, ये सेकंड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले हो चुकी हो तो भाई इनको चेंज कर लेना, डेल एक्स इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 पाई और पी एच, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास भाई, यही तो आएगा, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल, डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल टू एच, किसके इक्वल आ गए, एच के इक्वल आ गया। अब यदि लेकिन हमारे पास लार्ज नंबर हो तो क्या होगा उस जगह पे, तो फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी और वो इक्वल टू नहीं आएगी, वो नियरली इक्वल टू आएगी। मतलब यदि मैं इसको लिखूं, but if we have a large number of frequency, then del x dot del p is nearly equal to h अपॉन 2 पाई, ये 2 पाई मल्टीप्लाई करवाया है अनसर्टेनिटी दिखाने के लिए, और डेल एक्स डॉट डेल पी इज नियरली इक्वल टू एच कट, ये हमें प्रूव करके दिखाना था, वो हमने प्रूव करके दिखा दिया। लेकिन ये टॉपिक भाई यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, इसकी एप्लीकेशन बचती है, इंपॉर्टेंट है 4 एप्लीकेशन, वो भी एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगी, उसको भी हम 2 लेक्चर में, अगले नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ने वाले, ठीक है। बिल्कुल आसान है, शुरू में हमें ये बताया गया था कि कोई भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक डायरेक्शन में ही उसकी मोमेंटम के साथ साथ उसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर ले, ये इम्पॉसिबल था। यदि मेजर करे उसमें कुछ अनसर्टेनिटी आती है, मतलब डाउट आता है कुछ, उसको हमने रिप्रेजेंट किया था डेल एक्स इंटू डेल पी से, वो हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना, ठीक है। आसान है बट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।